Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimradil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss topic chromatography from chemistry book by Azim Academy. तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी आपका एक फिफ्थ टेक्निक है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्रोम का मतलब होता है कलर एंड ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। तो बेसिकली ये कंसीडर किया जाता है कि ये टेक्निक सिर्फ उन चीज़ों को सेपरेट करती है जिनमें कलर मौजूद है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्लांट्स में मौजूद पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, एडवांसमेंट होती गई, तो हमें ये पता चला कि ये टेक्निक उन चीज़ों को भी सेपरेट करती है जिनके अंदर कलर मौजूद नहीं होता, यानी कलरलेस चीज़ों को भी आप क्रोमेटोग्राफी की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है। क्रोमेटोग्राफी वैसे ही है जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन थी, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ हमने क्या किया था, अपने सल्यूट को आपने दो सॉल्वेंट्स में मिक्स किया था और उनमें से एक को हम ऑर्गेनिक लेयर कह रहे थे और अब एक को एक्वस लेयर कह रहे थे। यहाँ पे भी बात कुछ वैसी ही है, लेकिन हम ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर की जगह स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की टर्म्स यूज़ करेंगे और यहाँ हम सल्यूट की जगह हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज अ सेपरेशन टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर relative affinities into immiscible phases। पीछे जो टेक्निक थी वहाँ हम इमिजिबल सॉल्वेंट्स या इमिजिबल लिक्विड्स की बात करते हैं। आज की जो टेक्निक है उसमें हम इमिजिबल तो कहते हैं लेकिन लिक्विड या सॉल्वेंट की जगह हम फेजेस की बात करते हैं। अगर इस डेफिनेशन को मैं सिंपल वे में समझाऊं तो आपने एक मिक्सचर लेना है, उस मिक्सचर में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मौजूद होंगी। उस मिक्सचर को आप क्या करेंगे, एक अपरेटस से पास करेंगे। उस अपरेटस में क्या होगा, वो जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर है वो अपने आप को दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक फेज स्टेशनरी फेज है और एक फेज क्या है, मोबाइल फेज। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टेशनरी के साथ कौन रहेगा, मोबाइल के साथ कौन रहेगा, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द रिलेटिव अफिनिटी। जिसकी कशिश जिसके साथ ज़्यादा होगी वो उसी के साथ ज़्यादा रहेगा। ये मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक कॉलम है और उस कॉलम में आप सैंपल को डाल रहे हैं। तो जैसे ही मैं सैंपल को कॉलम में डालूंगी तो जो साइड पे है, साइड पे उसकी स्टेशनरी फेज है, जबकि आगे की तरफ जब से मूव करते जाएंगे जो चीज़ मूव कर रही होगी वो बेसिकली क्या कहलाती है, मोबाइल फेज। तो आप सैंपल को डालें, सैंपल जैसे ही वहाँ से पास करेगा कुछ दीवार के साथ यानी स्टेशनरी फेज के साथ चिपक जाएगा और कुछ मोबाइल फेज के साथ चला जाएगा। कौन सा दीवार के साथ यानी स्टेशनरी फेज के साथ चिपकेगा, कौन आगे की तरफ चला जाएगा, ये सारे के सारा बेस किस पे कर रहा होता है, अफिनिटी यानी अट्रैक्शन की बेस पे कर रहा होता है। तो क्रोमेटोग्राफी इज एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अफिनिटीज विद द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। इस डेफिनेशन को मजीद समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज है क्या चीज़। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर स्टेशनरी फेज में कोई चीज़ कैसे सेपरेट हो रही है, मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी का क्या चक्कर है, कैसे सेपरेट हो रही है। बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है स्टेशनरी फेज और एक है मोबाइल फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है सेकंड यानी कि नॉन मूविंग फेज। जो नॉन मूविंग फेज होगी उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, जबकि जो मूविंग फेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी का मतलब है नॉन मूविंग। नॉन मूविंग का मतलब ये है कि या ये सॉलिड होगा या सॉलिड के ऊपर लिक्विड कोट कर दें, तो लेकिन लिक्विड जो कोट करना है सॉलिड के ऊपर वो सॉलिड के साथ रिएक्ट ना करे, यानी इनर्ट सॉलिड के ऊपर लिक्विड कोट कर दें तो वो भी स्टेशनरी फेज है। या सीधा सीधा सॉलिड ले लें वो भी क्या है, आपके पास स्टेशनरी फेज है। जबकि दूसरी फेज कौन सी होगी, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब होता है मूविंग फेज स्टार्ट मोबाइल फेज। दो चीज़ें मूविंग होती हैं, या तो गैस या आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड। तो नॉर्मली मोबाइल फेज या तो गैस होगी या क्या होगी, लिक्विड होगी। सपोज करें आपके पास एक रूम है, अब दरवाजे से एंटर हो रहे हैं, तो जैसे ही सैंपल रूम में एंटर होगा उस टाइम कहते हैं एलुएंट, ELUENT एलुएंट। यानी कि अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सैंपल एंटरिंग द कॉलम इज कॉल्ड एलुएंट। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, वो विंडो से बाहर निकल रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि अब वो कॉलम को लीव कर रहा है यानी रूम को लीव कर रहा है, तो सैंपल लीविंग द कॉलम इज कॉल्ड एलुएट। तो दो डेफिनेशन है, एलुएंट क्या है और एलुएट क्या है। सैंपल एंटरिंग द कॉलम इज कॉल्ड एलुएंट और सैंपल लीविंग द कॉलम इज कॉल्ड एलुएट। दो डेफिनेशन होगी। स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन मूविंग फेज, जबकि मूविंग फेज को क्या कहेंगे, मोबाइल फेज। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने जिस भी चीज़ को सेपरेट किया हम उस चीज़ को उस कॉलम के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक इंक का मिक्सचर लेंगे जिसमें मैंने 5 से 6 कलर्स
मिक्स कर दिए। तो वो मेरे पास एक मिक्सचर था, मैंने उस मिक्सचर को क्या किया, उस कॉलम में डाला। जब मैं डाल रही थी तब वो एलिमेंट के लिए आ रहा था, जैसे मैंने उसमें डाला साथ में मैंने मोबाइल फेज भी पास करवाई। उस कॉलम के साइड में स्टेशनरी फेज है और अंदर से गुजर क्या रही है मोबाइल फेज। जैसे ही मैंने उसमें सैंपल डाला तो सैंपल क्या करेगा, अगर तो उसकी मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन यानी उन कलर्स की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है तो जिधर जिधर मोबाइल फेज जाएगी वो उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फेज के साथ नहीं जाएंगे, वो इंक्स जितनी भी होंगी वो स्टेशनरी फेज के साथ ऊपर चिपक जाएंगी और वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। यानी कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो फेजेस के दरमियान, स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ। किस बेस पे स्टेशनरी फेज के साथ? ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में दो स्टेप्स है, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल, एक नॉन मूविंग है, एक मूविंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स। क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जिसको हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जबकि दूसरी टाइप जिसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है आपने। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना। मैंने आपको बिल्कुल पहले बताया कि स्टेशनरी फेज दो है, या तो सॉलिड होगी या इनर्ट सॉलिड के ऊपर कोटेड लिक्विड जो है वो एक्ट करेगा स्टेशनरी पे। अब मैंने आपको दो टाइप्स बताई हैं, एक एडसॉर्प्शन और एक क्या है? पार्टीशन। जो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड होती है, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड कोटेड ऑन इनर्ट सॉलिड विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। दोनों में एक फर्क आ गया, एक में लिक्विड कोटेड ऑन इनर्ट है और एक में प्योर सॉलिड विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। दूसरी बात क्या है? एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जैसे ही आप सैंपल डालेंगे तो जितना सल्यूट होगा या जितना कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होगा वो सारे का सारा एडसॉर्ब हो जाएगा स्टेशनरी फेज के साथ, मोबाइल फेज के साथ नहीं जाएगा। इसका मतलब उसकी कशिश स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसका मतलब भी डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें क्या होगा? जैसे ही आप कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर डालेंगे तो वो सारा स्टेशनरी फेज के साथ एडसॉर्ब नहीं होगा, कुछ स्टेशनरी फेज के साथ एडसॉर्ब हो जाएगा और कुछ मोबाइल फेज के साथ चला जाएगा। यानी हम कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड बिटवीन द मोबाइल फेज इज कॉल्ड पार्टीशन chromatography, and the chromatography in solute या component of the mixture adsorb on the stationary phase is called adsorption chromatography। एक में solid stationary phase, एक में liquid stationary phase, coated on inert solid। एक में सैंपल सारे का सारा स्टेशनरी फेज पे चिपक रहा है जबकि दूसरे में दोनों लेयर्स में डिवाइड हो रहा है। जो आपके पास एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसकी एग्जांपल आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, जबकि दूसरे की अगर एग्जांपल देखी जाए तो उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जगह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जब हमने दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ लिया उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो मजीद डिटेल से डिस्कस हुआ है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को मजीद डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली वो कहते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज क्या थी, लिक्विड कोटेड ऑन इनर्ट सॉलिड था और जिसमें सल्यूट अपने आप को दो लेयर्स में डिवाइड कर रहा था और जिसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, हम उसको मजीद डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी पे आते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी पार्टीशन को मैं डिस्कस कर रही हूँ। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? जहाँ आप पेपर्स को यूज करते हैं और क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल। अगर तो नीचे से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो उसको कहूँगी असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और अगर सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो वो कहलाएगा डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और अगर सॉल्वेंट रेडियल फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली असेंडिंग वाली जो है उसको मजीद डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। असेंडिंग और रेडियल जो है एक्सपेरिमेंट्स में भी परफॉर्म की जाती है, जिसमें आप एक स्ट्रिप्स लेते हैं, नीचे एक बीकर में सॉल्वेंट रखते हैं, उस स्ट्रिप को आप सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देते हैं, सॉल्वेंट आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ ट्रैवल करता जाएगा, तो हम उसको कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो ज़्यादातर हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को ही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद तीन टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल के बाद अब हम डिटेल से देखते हैं बेसिकली क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने एक एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली आपका प्रैक्टिकल भी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे, आप फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लेंगे। उस स्ट्रिप की जो लेंथ है दैट शुड बी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप लेने के बाद आपने उसका एक ऊपर वाला एंड है, एक नीचे वाला एंड, आपने उनमें से एक एंड को चूज करके उसके नीचे एक बेस लाइन लगा देनी है। वो बेस लाइन आपने कितने सेंटीमीटर के फासले पे लगानी है, आप सेंटीमीटर का स्केल साथ रखेंगे। नीचे से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे आप एक लाइन लगाते हैं, जिस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। आपने एक स्ट्रिप ली जिसकी लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, नीचे एक बेस लाइन लगाई
जो हमने लेड पेंसिल से लगाई उस लाइन को हम बेस लाइन कह रहे हैं, और उसके ऊपर जिस भी चीज़ को आप सेपरेट करेंगे उसका एक ड्रॉप लगाएंगे। तो मैंने कोई सी भी इंक्स जो है वो 2-3 मिक्स की हैं और उसका एक ड्रॉप आप इस बेस लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। आप उसको ड्राई कर लेंगे। जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, एक अदर टैंक लेना है। आप एक टैंक लेंगे जिसको मैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक भी कहूँगी। आपने एक टैंक लिया, उस टैंक के अंदर आप वो सॉल्वेंट्स डालेंगे। डालने के बाद आप ऊपर से लिड से कवर कर देंगे ताकि अंदर जो सिस्टम है वो होमोजीनियस रहे। अब आपने क्या करना है, वो जो पेज वाली स्ट्रिप थी जिसके नीचे बेस लाइन थी और सेंटर में आपने इंक का ड्रॉप लगाया था, उस स्ट्रिप को उठा के आप इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में क्या कर देंगे, हैंग करेंगे और ऊपर से लिड से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। आपने जब उस स्ट्रिप को उस टैंक के अंदर डिप करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इंक का ड्रॉप है वो सॉल्वेंट में मिक्स ना हो। अगर वो इंक वाला ड्रॉप नीचे सॉल्वेंट में डिप कर गया तो वो तो नीचे डिस्पर्स हो जाएगी। आपने उस पेपर को नीचे डिप कराना है, लेकिन इंक वाला जो स्पॉट है वो सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर हो। यानी आपने 5 to 6 मिलीमीटर पेज को नीचे सॉल्वेंट में डिप करके उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। पेपर लिया, 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप थी, उसके नीचे बेस लाइन लगाई, एक अदर ड्रॉप लगा के उसको ड्राई किया। फिर एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया जिसमें सॉल्वेंट डाले हुए थे, उसमें मैंने उस पेज को हैंग किया। हैंग करते हुए मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो जो ड्रॉप था मेरा वो सॉल्वेंट में डिप ना हो, सिर्फ पेज डिप हो, यानी स्ट्रिप डिप हो रही हो। 5 to 6 मिलीमीटर मैंने उसको डिप करके ऊपर से लिड से कवर कर दिया। अब उसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। इतनी देर के लिए रखूँगी कि 3/4 पार्ट जो है फिल्टर पेपर का जैसे ही गीला हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट ट्रैवल करके इधर तक गीला कर देगा। अब मैं उस स्ट्रिप को क्या कर लूँगी, रिमूव करूँगी और उसको ड्राई कर लूँगी। ये जो स्ट्रिप है जिसपे वो इंक्स वो मुख्तलिफ पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, इस स्ट्रिप को, स्ट्रिप वाला पेज है जो ड्राइड फॉर्म है, इस पेज को मैं कहती हूँ क्रोमेटोग्राम। और जहाँ तक वो गीला होगा बेसिकली वो उसका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट फ्रंट, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी। अब आपने क्या करनी है, उसकी कैलकुलेट करनी है RF, जिसको हम रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली दो चीज़ों की रेशियो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो अब मेरे पास जो इंक थी उसमें रेड कलर भी था, ब्लू कलर भी था, ग्रीन कलर भी था। जैसे ही मैंने एक स्पॉट लगाया, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो ब्लू था, फिर रेड था, फिर ऊपर कहीं ग्रीन था। तो मैंने बेस लाइन से ब्लू का फासला मेजर किया, फिर मैंने बेस लाइन से रेड का फासला मेजर किया, फिर बेस लाइन से ग्रीन का फासला मेजर किया। मैंने सबके डिस्टेंस जो थे वो कैलकुलेट कर लिए, जिनको मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट कह रही थी। कंपोनेंट A सपोज करें ब्लू था, कंपोनेंट B जो था वो सपोज करें मेरा रेड था, और कंपोनेंट C फॉर एग्जांपल मेरा क्या था, ग्रीन था। तो मैंने रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों के डिस्टेंस को मेजर कर लिया। चौथी चीज़ मैंने क्या ली, सॉल्वेंट फ्रंट, यानी वो कहाँ तक गीला हुआ था, मैंने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब मैं कंपोनेंट A के लिए अगर RF कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, यानी ब्लू के लिए अगर कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो ब्लू ने बेस लाइन से जितना डिस्टेंस मेजर किया था वो वैल्यू डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट ने जो की होगी, उन दोनों को डिवाइड करूँगी, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, RF कहलाएगा, यही रिटेंशन फैक्टर कहलाएगा। लेकिन रिटेंशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है। तो RF हैव नो यूनिट बिकॉज अबव एंड बिलो बोथ कंटेन सेम यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि RF की वैल्यू हमेशा 1 से लेस क्यों ली जाती है। अगर आप उन दो आंसर रेशियोज को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 1 से नीचे आएगा। उसकी वजह यह है, सॉल्वेंट हमेशा जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितनी नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी आंसर उतना हमारे पास क्या आएगा, छोटा आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ की RF वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ और डिस्कस करती जाऊँ बेसिकली कि अगर तो इंक्स थी तो इंक्स के तो प्रोमिनेंट कलर होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। तो जब सेपरेट होती हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि बेस लाइन से ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैंने वो ड्रॉप जो लगाया था वो मैं इंक्स का नहीं लगाती, मैं कोई भी कलरलेस सब्सटेंस ले रही हूँ, लाइक मैं कोई प्रोटीन लगा रही हूँ, और जब मैं उसको सेम एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करूँगी, थोड़ी देर के बाद जब मैं देखूँगी तो मुझे वो स्ट्रिप गीली तो नज़र आएगी लेकिन उसमें कलर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे केस में जहाँ आपको स्पॉट्स विजिबल ना हो, आप उसके ऊपर स्प्रे करते हैं जिसको हम लोकेटिंग एजेंट कहते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास वो जो सैंपल आपने डाला था वो प्रोटीन्स थी, तो आपने अगर उस सैंपल को देखा और आपको सिर्फ वो गीला नज़र आया, उस पर कोई स्पॉट्स नज़र नहीं आए, तो आप उसके ऊपर निन हाइड्रेन का स्प्रे करेंगे जो एक लोकेटिंग एजेंट है। तो जहाँ जहाँ कंपोनेंट मौजूद होगा वहाँ से वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स देना शुरू कर देगा और हम वहाँ से
डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इंक्स तो हो गई कलर सब्सटेंसेस, तो कलर सब्सटेंसेस के लिए तो हमने क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर ली, लेकिन प्रोटीन्स जो कि कलरलेस सब्सटेंसेस थी उनको भी सेपरेट आउट करने के लिए मैंने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की। लेकिन उसमें एक एडवांसमेंट ये आई कि मुझे लोकेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि स्पॉट्स विजिबल नहीं हो सके थे। लास्ट आप लोगों के पास है जो यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है। क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहला यूज़ ये है जो आपके पास मिक्सचर है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है बेसिकली वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो इम्प्योर फॉर्म में और उसमें से आप प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करना चाह रहे हैं, यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी प्योरीफिकेशन का प्रोसेस भी बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो टेक्निक है बेसिकली आपकी क्रोमेटोग्राफी ये मुख्तलिफ तरह की क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल होती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है हम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। लास्ट में किसी भी सब्सटेंस की अगर प्योरिटी को चेक करना हो कि इसके अंदर प्योर कंटेंट कितना है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितनी है, तो भी आप क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करके उस चीज़ की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।